हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिराकी यूट्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस करना हमने स्टार्ट किया। तो हमने स्टार्ट किया था जो लेटेस्ट पेपर हुआ है यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि दिसंबर 2019 का, इसके क्वेश्चंस थे। इस सीरीज में हम क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से यूनिट से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ पेपर 2। पेपर 2 मतलब जो सब्जेक्ट का जो हमारा पेपर रहा है नेट के पेपर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि जो आपका वहां पर क्वेश्चन पेपर रहा होगा ओवरऑल, उसका क्वेश्चन नंबर 61 टू 70, राइट। तो कल हमने किए थे 51 टू 60 एंड आज हम करेंगे 61 टू 70। नाउ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इस सीरीज का आपको बेनिफिट कैसे उठाना है। तो फर्स्ट यू विल रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता है सो यू विल ट्राई टू मेक एन इंटेलिजेंट गेस, एक इंटेलिजेंट गेस आप करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी गेस नहीं लगा पा रहे हैं उसके बाद आप आंसर देखेंगे और देखेंगे कि मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कैसे की है, राइट। सो इट इज इन योर हैंड्स हाउ यू हैव टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फ्रॉम दीज सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू डिमॉक एंड डिमॉक, the number and range of direct habitual communication contacts between the chief executive of an enterprise and his fellow officers is। तो डिमॉक एंड डिमॉक के हिसाब से नंबर और रेंज किसकी, डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स की बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हिज प्रिंसिपल फेलो ऑफिसर्स इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए हायरार्की, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 डेलीगेशन, ऑप्शन 3 यूनिटी ऑफ कमांड एंड ऑप्शन 4 स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ऑप्शंस को देखकर और स्टेटमेंट को देखकर हमें पता लग रहा है कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। हायरार्की, क्या इसमें डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन की बात होती है, नंबर की या रेंज की बात होती है, तो उसमें कुछ नंबर या रेंज की बात नहीं होती है। डेलीगेशन में कोई नंबर एंड रेंज की बात नहीं होती है। यूनिटी ऑफ कमांड में बात होती है कि एक जो एम्प्लॉय है उसको ऑर्डर्स एक ही सीनियर से मिलने चाहिए, पर यहाँ पे कोई रेंज की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन 4 है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक सुपरवाइजर अपने अंडर कितने लोगों की सुपरविजन कर सकता है इफेक्टिवली। तो ये बताता है कि एक सुपरवाइजर के अंडर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका नंबर क्या होगा और उसकी सुपरविजन की रेंज क्या होगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many members of the United Nations General Assembly adopted the 2030 development agenda named transforming a world, the 2030 agenda for sustainable development in 2015। तो जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है जिसको हम यूएनजीए कहते हैं, उसने, आपको पता होगा एसडीजीज होते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उनकी बात हो रही है। तो उस एजेंडा का नाम क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2015 के अंदर ये अडॉप्ट किया गया। तो कितनी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। तो नंबर 1 190, नंबर 2 191, नंबर 3 192 एंड फोर्थ इज 193। नाउ या तो आपको क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, आप इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप एस्टिमेटेड गेस मारेंगे। तो फॉर एग्जांपल इन माय केस मैंने एसडीजीज अच्छे से पढ़े हैं, पर मैंने कभी भी, क्वेश्चंस भी आए हैं इसमें से नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में, पर मैंने कभी भी ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं देखा कहीं पे कि इतनी कंट्रीज ने इसको साइन किया। मतलब मैंने जब भी एसडीजीज के ऊपर सर्च की है, उनको पढ़ा है, कितनी रिपोर्ट्स हैं क्या है, तो मैंने कभी नहीं देखा कि कुछ कंट्रीज का नंबर दिया हो। तो मैंने यहाँ लॉजिक क्या लगाया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 कंट्रीज हैं, तो आंसर 193 होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन आया कहाँ से है, यूनिट 5 कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और मेरा जो था आंसर दैट इज 193 कंट्रीज विच इज करेक्ट। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जितनी भी कंट्रीज हैं 193 कंट्रीज, उन सभी ने इसमें साइन किया, ठीक है। तो इसमें कितने हैं हमारे, 17 गोल्स हैं, 17 एसडीजीज हैं हमारे, और 169 टारगेट्स हैं।
और इन 17 गोल्स को पहले भी हमारे नेट के पेपर में जो है कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाला गोल कौन सा है, ये वाला गोल नंबर इसका क्या है। तो आपको वो 17 गोल्स याद होने चाहिए। आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि कैसे याद करना है अगर आप लोग बोलते हैं तो ये था हमारा SDGs के ऊपर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। इनमें से कौन सा चीफ मिनिस्टर जो होते हैं एक स्टेट के उसका फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, तो साफ पता लग रहा है क्वेश्चन कहाँ से है। यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक क्या है, चीफ मिनिस्टर पावर्स एंड फंक्शंस। ऑप्शंस, नंबर 1 रिकमेंडिंग नेम्स टू हिज पार्टी प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटिंग देम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो COM जो होती है एक स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें उनको अपॉइंट करने के लिए नाम रिप्रेजेंट करना पार्टी प्रेसिडेंट को। 2 रिकमेंडिंग नेम्स फॉर एलोकेटिंग पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर्स, अब एक बार मिनिस्टर्स बन गए हैं उनको जो पोर्टफोलियो एलोकेट करने हैं उनका नाम कि कौन सा किसको देना है वो सजेस्ट करना। तीसरा, प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, उनकी मीटिंग्स पे प्रिसाइड करना। फोर्थ है गाइडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे THE आएगा, तो गाइडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्टर्स। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन तो सारी जो मिनिस्टर्स की है वो चीफ मिनिस्टर करेगा। ठीक है, उनकी मीटिंग्स पे भी मेन हमारे चीफ मिनिस्टर वही बैठेंगे। पोर्टफोलियो को जो है वही रिकमेंड करते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको, कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट किसको देना है, एग्रीकल्चर किसको देना है, HRD एजुकेशन किसको देना है। बच कौन सा गया, रिकमेंडिंग नेम्स टू हिज पार्टी प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटिंग देम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो ये एक फंक्शन है जो कि एक चीफ मिनिस्टर का फंक्शन नहीं है। बाई हो सकता है कि किसी किसी स्टेट में वो इस पोजीशन में है अपनी पार्टी में कि वो रिकमेंड करें, पर ऑफिशियली दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, who said that legal rational bureaucracy is technically superior to all other administrative systems। ये स्टेटमेंट किसने कही, ऑप्शन है मर्टन रॉबर्ट, मैक्स वेबर, मार्टिन एल्ब्रो एंड पीटर एम ब्लाउ। अब ये जो चारों के चारों नाम है ये ब्यूरोक्रेसी से एसोसिएटेड है, इनमें से किसी न किसी ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में कुछ ना कुछ तो कहा ही है। ठीक है, तब ऑप्शन पता लग रहा है हमें क्वेश्चन कहाँ से आया है। यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक है मैक्स वेबर। पर ये मतलब नहीं है कि टॉपिक अगर मैक्स वेबर है तो आंसर हमारा मैक्स वेबर हो गया। ये सारे के सारे जो हैं, अगर आप मेरी ब्यूरोक्रेसी वाली वीडियो देखें तो इन सबका कुछ ना काम है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। नाउ इसमें आंसर क्या है, इसके अंदर आंसर है मैक्स वेबर। अब ये जो टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी का, इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे या कोई और बुक देखेंगे तो आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिलेंगी, एंड वो स्टेटमेंट्स कई बार डायरेक्टली आ जाती हैं कि ये वाली स्टेटमेंट किसने कही। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट्स आपको एक बार अच्छे से देखनी है। इस केस में ये आंसर ईजी था, क्यों, क्योंकि उन्होंने टेक्निकली सुपीरियर टू ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कह दिया, और इसीलिए जो मैक्स वेबर थे वो ब्यूरोक्रेसी को एडवोकेट कर रहे थे। मैंने आपको इसलिए बोला था कि मैक्स वेबर आंसर जरूरी नहीं है हो, ताकि आपको पहले आंसर क्या हिंट ना मिल जाए कि यही आंसर है। लेकिन रॉबर्ट मर्टन ने भी ब्यूरोक्रेसी पे काम किया है, मार्टिन एल्ब्रो ने भी किया है, पीटर एम ब्लाउ ने भी किया है, और मैक्स वेबर ने तो किया ही किया है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following institutions conducts the election of पंचायती राज institutions। जो पंचायती राज institutions होते हैं उनके इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है। नंबर 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नंबर 2 स्टेट इलेक्शन कमीशन, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और नंबर 4 कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ पंचायती राज। तो क्वेश्चन कहाँ से है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर देना है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, नहीं करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, यस, तो आंसर है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन कहाँ से है, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक है स्टेट इलेक्शन कमीशन विच कम्स अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट, which of the following school or system of district administration was in favor of divesting the executive authority, that is district collector, of judicial powers ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान की बात हो रही है, मतलब पहले की बात हो रही है। ठीक है, उसमें से इनमें से कौन सा जो सिस्टम था या स्कूल ऑफ थॉट था वो इस फेवर में था कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उस टाइम पे, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको डाइवेस्ट कर दिया जाए जुडिशियल पावर से, मतलब वो जुडिशियल वाला काम ना करें, जुडिशियल जिनके पावर्स हैं वो उनसे ले ली जाए।
कौन से इनमें से सिस्टम है? तो वन है कॉर्नवालिस सिस्टम, सेकंड मेटकाफ सिस्टम, थर्ड एल्फिंस्टोन सिस्टम एंड फोर्थ इज मुनरो स्कूल। तो इसका आंसर है कॉर्नवालिस सिस्टम। तो व्हेन वी स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, तो उसमें हम देखते हैं कि कॉर्नवालिस ने कहा था कि इनको जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनकी जुडिशियल पावर्स उनसे ले ली जाए, मतलब वो जुडिशियल जो वाला जो पार्ट है वो ना करे, खाली कलेक्टर वाला काम करे, जुडिशियल पावर्स उनकी जो है हटा दी जाए। ठीक है, तो यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन टॉपिक क्या था? एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, और इसका आंसर क्या है हमारा? कॉर्नवालिस सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा 17th, अकॉर्डिंग टू सेक्लर हडसन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंड्रेंस टू कोऑर्डिनेशन। अब इनमें से कौन सी कोऑर्डिनेशन के रास्ते में रुकावट आती है अकॉर्डिंग टू सेक्लर हडसन? ऑप्शंस देखते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ लीडर्स विद विजडम एंड नॉलेज पर्टेनिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान से अगर पढ़ेंगे, चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं, रुकावटें हैं कोऑर्डिनेशन में। नॉलेज ना हो तो भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं है तो भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, हमें आपको पता ही नहीं है कि जो इंडिविजुअल हैं, ग्रुप हैं, वो फ्यूचर में कैसे बिहेव करेंगे, अनसर्टेनिटी है तो भी हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, और जो लीडर्स हैं उनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं है, तो ये भी एक वो है, रुकावट है कोऑर्डिनेशन में। बट हमें क्या बताना है कि इनमें से सेक्लर हडसन के हिसाब से कौन सी एक रुकावट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये फैक्चुअल हो गया, कंसेप्चुअल नहीं फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया है, बिकॉज जो नेट के पेपर में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने मास्टर्स की है तो सो यू शुड बी द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से है? ये हमारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। अब इसका आंसर है, मैं बता रही हूँ आपको, इसका आंसर है 4, लैक ऑफ लीडर्स विद विजडम एंड नॉलेज पर्टेनिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं कि सेक्लर हडसन ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए थे, हिंड्रेंसेस जो दी थी। तो हिंड्रेंसेस टू कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्लर हडसन, 4 हिंड्रेंसेस जिन्होंने बोली थी कोऑर्डिनेशन के रास्ते में, 4 रुकावटें हैं, किसके हिसाब से? सेक्लर हडसन के हिसाब से। नंबर 1 इज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर 2 इज पर्सनैलिटीज एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, number 3 is lack of leaders with wisdom and knowledge pertaining to public administration, and fourth है accelerated expansion of public administration to international dimensions। तो ये 4 hindrances हैं जो सेक्लर हडसन ने दी कोऑर्डिनेशन के लिए, और इसमें हमारी जो 4 थी वो इससे मैच करती है, तो हमारा आंसर हो गया 4, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेड अ सी चेंज इन टर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है, ठीक है, उसको लिबरल किया गया, और उसको जो लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें सी चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज की बात हो रही है। लिबरलाइजेशन में बहुत बड़ा चेंज जो है वो कौन सी पॉलिसी इनमें से लेके आई? तो ऑप्शंस है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। तो क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन है हमारा यूनिट 6 है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। अब देखो, सबको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स, सबने सुने हैं? एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए थे, किसके साथ आए थे? हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, और तभी से एक लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने कर दी थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो सी चेंज की बात हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 4th इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा होता कि लिबरलाइजेशन स्टार्ट किसने करी, ठीक है, बिगिन किसने करी, तो आपका आंसर क्या होता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 थी जिसने लिबरलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा स्टार्ट किया था एक बड़े लेवल पे, लेकिन एक सी चेंज जो है वो लेके आए इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। बाकी की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सारी कवर करना, इसके अलावा भी कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं। ठीक है, 48 की है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं 70 की, ऐसे तो आप वो देख सकते हैं। तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कमिटीज विद देयर रिकमेंडेशन। तो एक तरफ हमें कमिटी दी हुई है और एक तरफ इनकी रिकमेंडेशन दी है, हम इनको आपस में मैच करना है। पढ़ते हैं कौन कौन सा है, एक मिनट। तो क्वेश्चन है कहाँ से? क्वेश्चन है यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया।
ठीक है, तो जो लोकल गवर्नेंस की कमिटीज हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, इधर है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी एंड डी एल एम सिंघवी कमेटी। राइट साइड पे क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 tier पंचायती राज सिस्टम, इलेक्शन टू द पीआरआईज मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs should be constituted regularly, and फोर्थ है establishment of 3 tier system of PRIs। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स देखेंगे 2 tiers, ठीक है, इलेक्शंस, रेगुलरली और यहाँ पे 3 tier। तो अगर आपने रिकमेंडेशंस अच्छे से करी हैं जो लोकल गवर्नेंस की हैं कमिटीज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे, मतलब ज्यादा डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। तो बलवंत राय मेहता जो थे, इनमें से उन्होंने इलेक्शंस की बात नहीं करी, कुछ रेगुलरली की बात नहीं करी, हाँ लेकिन 3 tier सिस्टम की बात की थी, तो ए के साथ आ गया हमारा 4। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं ए के साथ 4 किस में है, तो वो इधर है, ए के साथ आपका 4। इन केस अगर 2 के साथ होता, ठीक है, मतलब 2 ऑप्शंस में होता है के साथ 4, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट भी पता होना चाहिए। अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने 2 tier सिस्टम की बात की थी, तो बी के साथ आ जाएगा 1। ठीक है जी। जीवीके राव कमेटी, इन्होंने बात की थी इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस टू द पीआरआईज किसने किया, जीवीके राव कमेटी, तो ये आ गया सी के साथ 2। LM सिंघवी कमेटी जो है, उन्होंने कहा था कि रेगुलरली बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार इंस्टीट्यूशन आपने इलेक्शन कर दिए और बात खत्म हो गई, तो रेगुलर हमारे जो है वो बनने चाहिए। तो आंसर आपका हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। और भी जितने कमिटीज हैं उनकी रिकमेंडेशंस आपको सबको एक बार गो थ्रू होना है अच्छे से, ठीक है जी। Now last question for today is which two of the following are scientific frame of reference? इन दोनों इन ऑप्शंस में से कौन से 2 साइंटिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम रिलेट कर सकते हैं? A, it confines to the solution of practical problems only. It involves controlled experimentation. It looks for broader generalization. And D, the scientific experimentation restricts itself to the existing body of generalization. तो क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 10 रिसर्च मेथडोलॉजी, टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं। इट कन्फाइंस टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ओनली। क्या जो साइंटिफिक मेथड है वो खाली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की बात करता है? क्या हम कोई थ्योरी डेवलपमेंट नहीं करते? गलत करते हैं। क्या हम थ्योरी डेवलप करते हैं? ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सोल्यूशन, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तो बाद में होती है, पहले कोई ना कोई थ्योरी डेवलप होगी, उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, यस, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेंगे, तो वी आर कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स। तो इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, तो बी तो आपका आएगा ही आएगा। इट लुक्स फॉर ब्रॉडर जनरलाइजेशन, हो सकता है मतलब क्या एक नैरो जनरलाइजेशन करते हैं, जो भी उनका कंसेप्ट होता है, कि ब्रॉडर जनरलाइजेशन करते हैं। एंड डी इज द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन restricts itself to the existing body of generalization। क्या कह रहा है कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है, सीमित रखता है एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन, जो अभी प्रेजेंट हमारे पास जनरलाइजेशन है, थ्योरी है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये तो गलत ही हो गया। क्यों? कोई भी रिसर्च हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो सोशल साइंस रिसर्च हो, क्या वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखता है? नहीं। रिसर्च का पर्पज ही क्या है कि हम और जो थ्योरी है या और जो कंसेप्ट्स हैं उनको डेवलप कर सकें और जनरलाइजेशन कर सकें, तो रिस्ट्रिक्ट तो करती ही नहीं है रिसर्च। तो डी तो ऑप्शन गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमें क्या देखना है? ए और बी और बी एंड सी में से। तो ए हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर ही दिया था कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे ही क्या वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखता है, नहीं, तो ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2, बी एंड सी। ठीक है जी, तो आपका आंसर हो गया हमारा यहाँ पे 2, बी एंड सी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही आपके लिए नहीं, और आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे, राइट। और भी कोई फीडबैक सजेशंस हैं तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर भी। तो अब हम एनालिसिस करते हैं आज के क्वेश्चन कौन से कहाँ से आए थे। ठीक है जी। तो यूनिट 1 में से आए इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी 2 क्वेश्चन, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में से 1 क्वेश्चन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में से आज कोई नहीं आया, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से 4 क्वेश्चंस आए हैं हमारे, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से आया हमारा 1, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल से 1, उसके बाद सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से आज कोई नहीं आया है, पब्लिक पॉलिसी आज कोई नहीं आया, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस से कोई नहीं आया, और रिसर्च मेथडोलॉजी से आया हमारा 1 क्वेश्चन। तो इन सबको ऐड करके हमारे आज के हो गए हैं 10 क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन और उनका एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन पार्ट।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। कल हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। आपने मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई फीडबैक हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं, और आपका क्या स्कोर रहा वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टिल वी मीट नेक्स्ट।